राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। कैसे एक हलवाई ने अपनी टांग को भट्टी में जलाकर जलेबियां तली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत दिनों की बात है, कांची नगर में एक राजा जिसका नाम सूर्य प्रताप था, वह राज्य करता था। वह बहुत ही प्रतापी और प्रजा का रक्षक था। अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हर तरह से उत्तम व्यवस्था थी। उसका शासन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम वीरभद्र था। वह भी बहुत ही बुद्धिमान और स्वामी भक्त था। राजा की गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत ही चुस्त और दुरुस्त थी, जिससे चोर डाकुओं का कोई भय नहीं था। राजा स्वयं भी अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर प्रजा अपने राज्य में भ्रमण करता और प्रजा का हालचाल पता किया करता था। बुद्धिमान होने के कारण मंत्री वीरभद्र राजा का बहुत प्रिय बन गया था। कोई समस्या आती तो मंत्री चुटकियों में हल कर देता था। उसकी हाजिर जवाबी के कारण राजा उसको बहुत पसंद करता था। और एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आप दिन भर मेरे सामने रहते हैं तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है, समय का पता ही नहीं चलता। परंतु जब आप चले जाते हैं तब मुझे किसी बात की अथवा किसी काम की जरूरत पड़ जाती है तो आपको बुलाने में बहुत देर लगती है। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं तो आपकी आज्ञा पाकर तुरंत ही दौड़ा चला आता हूँ। तब राजा ने कहा कि मंत्री जी, आपका कहना ठीक है, परंतु आपका घर यहाँ से बहुत दूर है, आपको आने में बहुत समय लग जाता है। राजा ने हंसते हुए कहा। अब निराश होते हुए मंत्री ने कहा, फिर इसमें क्या उपाय हो सकता है महाराज? कोई उपाय हो तो बताइए, मैं जरूर उसे करने की कोशिश करूंगा। तब राजा ने कहा, उपाय तो है। मंत्री ने पूछा, क्या उपाय है महाराज? राजा ने कहा कि मंत्री जी, हम आपका महल अपने महल के पास बनवा देते हैं, बस फिर आप हमेशा हमारे पास रहेंगे। जैसे ही हमें आपको याद किया, आपसे तुरंत मुलाकात हो जाएगी। महाराज ने जो मंत्री से कहने लगे, पर मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, क्योंकि मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, महाराज, स्वामी और सेवक में कुछ तो अंतर होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। अनर्थ होने में देर नहीं लगती है, मंत्री जी ने राजा को समझाते हुए कहा। राजा ने कहा, अरे मंत्री जी, आप क्यों बेकार की चिंता करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, बस हमें आपसे दूर रहना जरा भी अच्छा नहीं लगता। राजा ने मंत्री से बार बार कहा। राजा ने अब मंत्री की एक नहीं सुनी और मंत्री के लिए एक आलीशान महल अपने महल के पास में बनवा दिया। मंत्री जो है अब अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक उसमें रहने लगा। लेकिन कहते हैं, विधाता ने तो कुछ और ही रचना रच रखी थी। प्रातः काल का समय था। सुबह बहुत ही सुहानी थी। पक्षी अपने घोंसलों में कलरव कर रहे थे और वातावरण बहुत ही मनमोहक था। आकाश में सफेद सफेद रुई जैसे बादल तैर रहे थे और सूर्य बादलों में लुक्का छुपी खेल रहा था। तभी जो मंत्री का पुत्र था विक्रम, उसने अपने नए भवन की सुंदरता को निहार रहा था और अपने नए भवन की छत पर घूम रहा था। जब वह सुबह सुबह उस इतने मनमोहक वातावरण में खोया हुआ था, तभी उसकी आंखों के सामने एक अत्यंत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। उसने देखा कि उसने जल चढ़ाकर उस लड़की ने सूर्य को नमस्कार किया और वह सामने वाले भवन, जो कि राजा का महल था, उस पर वह लड़की सूर्य नारायण को जल अर्पित कर रही थी। वह कोई और नहीं थी, वह राजकुमारी राजा की पुत्री थी।
विक्रम उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर देखता ही रह गया। उसे वह लड़की इतनी सुंदर लगी कि उसने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी। मंत्री का पुत्र अब उस राजकुमारी पर मोहित हो गया। राजकुमारी जल चढ़ाकर नीचे चली गई और मंत्री का पुत्र विक्रम भी नीचे उतर गया। मंत्री जी दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि विक्रम ने उनसे कहा, पिताजी, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। मंत्री यह बात सुनते ही क्रोधित होते। उन्होंने अपने पुत्र को विक्रम को डपटते हुए कहा, अरे दुष्ट, यह तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? कैसे तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? महाराज हमारे स्वामी हैं और तू उनकी पुत्री के विषय में ऐसी बातें कर रहा है। भला हमारा और उनका क्या मेल? तुम्हारा राजकुमारी से विवाह कैसे हो सकता है? विक्रम बोला, मैं कुछ नहीं जानता पिताजी। मैं विवाह करूंगा तो उसी लड़की से, उसी राजकुमारी से, नहीं तो मैं और किसी से विवाह नहीं करूंगा और मैं अन्न जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर जो विक्रम था मंत्री का पुत्र, उसने अन्न जल त्याग दिया और अपने कक्ष में जाकर लेट गया। मंत्री जी उसकी बात सुनकर सन्नाटे में खड़े रह गए। वे अपने पुत्र के इस भाव को भली भांति जानते थे कि जब वह जिद करता है तो उसे वह पूरी करता है, क्योंकि वह जिद का बड़ा पक्का था। मंत्री जी विवाह का प्रस्ताव लेकर महाराज के सामने कैसे जा सकते थे? और अपने पुत्र की हट को भी वे जानते थे। वे जानते थे कि जो कुछ वह कह रहा है वह करके मानेगा, पर वास्तव में जल तक वह ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसने बोल दिया है कि अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा तो वह नहीं करेगा। तभी वे बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि अगर पुत्र अपनी औलाद कुछ खाए पिए नहीं तो माँ बाप दुखी हो ही जाते हैं। उन्होंने अपने महल जाने के लिए जो वस्त्र पहने थे उतार दिए और वहीं माथा पकड़कर बैठ गए। आज पूरा दिन धीरे धीरे गुजर गया, मगर मंत्री जी दरबार में नहीं गए तो महाराज अब बेचैन हो उठे। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाने के लिए भेजा कि जाओ मंत्री जी को बुला कर लाओ। मंत्री जी ने जब सेवक बुलाने आए तो बीमारी का बहाना बनाकर उनसे कह दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज नहीं आ सकूंगा। अब 2 दिन बीत गए। दूसरे दिन भी जब मंत्री जी फिर नहीं गए तब उन्होंने, राजा ने सेवकों को फिर से भेजा और मंत्री ने वही बात दोहरा दी। इस बार उन्होंने दोबारा सेवकों को भेजा और कहा कि जिस भी हालत में मंत्री जी हों उनको लेकर आओ। अब तो मंत्री को वहां जाना ही पड़ा। राजा ने उनसे पूछा, क्या बात है? मंत्री जी ने को क्या हो गया है? मंत्री जी संकोच में सिर नीचे किए हुए खड़े रहे। अब वे कैसे बताएं राजा को कि उनके पुत्र ने क्या हट की है। मंत्री चुप खड़े रहे तो राजा ने फिर कहा, मंत्री जी बताइए, आप बताते क्यों नहीं हैं? मंत्री ने कहा, महाराज क्या बताएं, बताने वाली बात होती तो बताई जाती। आप मुझे माफ करें, मेरा इकलौता बेटा है, उसने ऐसी हट पकड़ ली है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उसने अन्न जल छोड़ दिया है। महाराज कहने लगे, बताने वाली बात नहीं है। मंत्री ने बहुत ही विनय पूर्वक कहा, नहीं मंत्री जी आप कहिए, महाराज ने जोर देते हुए कहा। तो मंत्री ने कहा, महाराज अपराध क्षमा करें, उसने जब से आपकी राजकुमारी को देखा है वह उस पर मोहित हो गया है। वह जिद पकड़े हुए है कि वह विवाह करेगा तो राजकुमारी से, और जब तक उसका राजकुमारी से विवाह नहीं होता तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, बिना जल के प्राण त्याग देगा। वह ऐसा करके ही मानेगा। कहते हुए मंत्री जी जोर जोर से रो पड़े। महाराज थोड़ी देर कुछ सोच में बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ठीक है मंत्री जी, आप जाकर अपने बेटे से कह दो कि अगर वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता है तो मुझे अजूबा का तमाशा दिखाए। लेकिन महाराज, मंत्री ने कहा, अजूबा का तमाशा तो उसे आता ही नहीं है। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा तो
राजा ने कहा कि नहीं आता है तो तमाशा सीख कर आए और मुझे दिखाए, तब मैं राजकुमारी का विवाह उससे कर दूंगा। मंत्री के मन को अब बहुत ही सांत्वना मिली, जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा हो। साथ ही साथ मंत्री को इस बात की खुशी भी हुई कि राजा को उनकी बात समझ में आ गई और उन्होंने उसे इतना बड़ा मौका दे दिया। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मुझे 1 महीने की छुट्टी देने की कृपा करें, क्योंकि इस बात का तो पता नहीं है कि यह अजूबा का तमाशा क्या चीज है, कहाँ सीखने को मिलेगी। यह कल यह कला जब पता नहीं तो मैं ये सीखेंगे कहाँ से। फिर हाथ जोड़कर वह दोबारा से कृतज्ञता पूर्वक बोला, महाराज, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो मुझे इस भयानक जंजाल से उबार दिया। अब इतनी कृपया करें कि मुझे अवकाश दे दें। मेरे बेटे ने अभी बाहर की दुनिया में कदम नहीं रखा है, उसे बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं है। मैं उसके साथ जाऊंगा और ढूंढ लूंगा कि कोई अजूबा का तमाशा सिखाने वाला मिल जाए। महाराज ने कहा, जाओ मंत्री जी, मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी, मगर याद रहे, शर्त यही है कि जब अजूबा का तमाशा तुम्हारा बेटा मुझे दिखाएगा तभी राजकुमारी का विवाह मैं उससे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मंत्री लौटकर घर आया। घर में उदासी छाई हुई थी। मंत्री की पत्नी अपने बेटे को लेकर गम में डूबी हुई थी कि उसके बेटे ने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। जब मंत्री घर पर लौट कर आए और उदासी में अपने परिवार को देखा तो मंत्री की पत्नी सिर झुकाए हुए विक्रम को पास बैठी हुई थी। मंत्री ने घर में आते ही जो सारी बात अपनी पत्नी को बताई, उसकी पत्नी ने पूछा था कि महाराज ने क्या कहा, तो मंत्री ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो उसका बेटा भी यह समाचार सुनकर उठ बैठ गया और जोशपूर्ण स्वर में कहने लगा, चाहे संसार के किसी भी छोर तक जाना पड़े, मैं अजूबा का तमाशा सीख कर ही दम लूंगा। मंत्री और विक्रम के सफर की तैयारियां शुरू हो गईं। खाने पीने का सामान, रुपए पैसे, जरूरत का सामान रखकर दोनों पिता पुत्र घर से रवाना हो गए। दोनों पिता पुत्र हर नगर हर गांव में जाते, वहां की किसी भी हर सराय में ठहरते। फिर दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं से होकर पूरे नगर का चप्पा चप्पा ढूंढते कि शायद कोई अजूबा सिखाने वाला मिल जाए। इस प्रकार कई नगरों में उन्होंने ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उन्हें यह कला सिखाता। नगर, जंगल, पर्वत, नदियों को लांघते हुए, जगह जगह की खाक छानते हुए वे अब थक चुके थे। ऐसे ही समय ने एक दिन की यात्रा करते करते मंत्री ने विक्रम से कहा, बेटा, अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है। अब तो कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां हमने खोजा नहीं। अब तो घर लौट चलें। विक्रम ने कहा, पिताजी आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी ही बातें करते करते दोनों एक गांव से होकर निकले। दोपहर का समय था, गर्मियों के दिन थे। दोनों ही गर्मी और प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही दूरी पर एक कुआं था, उसमें से पानी निकालकर दोनों ने पिया और खाने पीने का कुछ सामान निकालकर खा पी लिया। तो उनमें थोड़ी सी ताकत आ गई। तो उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक हलवाई बैठा हुआ है जो जलेबी बना रहा था। उसके पास गए और कुछ जलेबी उससे ले लें, यह सोचकर वे हलवाई के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा तो वे बहुत ही हैरान रह गए। उनके मुंह से निकल पड़ा, गजब चमत्कार है। हलवाई जलेबी बना रहा था। बड़ी सी भट्टी पर कढ़ाई चढ़ाया हुआ था। आग जल रही थी, मगर लकड़ी की जगह उसने अपनी एक टांग भट्टी में लगा रखी थी जो धधक रही थी। यह देखकर मंत्री जलेबी लेना भूल गए और उसको एकटक देखते रहे। थोड़ी देर में जलेबी बन गई और हलवाई ने जलेबी बना ली और अपनी टांग भट्टी से बाहर निकाल ली।
मंत्री और विक्रम को यह देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि उसकी टांग एकदम स्वस्थ और ठीक थी। यह देखकर मंत्री अपनी उत्सुकता को दबा नहीं सका और बड़ी ही अधीरता से हलवाई से पूछा कि श्रीमान जी, आपकी टांग तो भट्टी में जल रही थी, पर यह तो बिल्कुल ठीक है, यह कैसा चमत्कार है। हलवाई ने बड़े ही उदास भाव से उत्तर दिया, यह चमत्कार अजूबा का तमाशा है। अजूबा का तमाशा, यह शब्द उनके दिमाग में खनक उठा। यही कला तो मंत्री और विक्रम को नचाए नचाए फिर रही थी। मंत्री और विक्रम के चेहरे पर चमक आ गई, उनके चेहरे खिल उठे। मंत्री ने बड़े ही प्रार्थना भरे स्वर में हलवाई से कहा, आप मेरे बेटे को अजूबा का तमाशा सिखा दोगे? हलवाई ने कहा, हाँ सिखा दूंगा, मगर इसके लिए रकम बहुत देनी पड़ेगी। तो जो मंत्री था वह कहने लगा, आप जितना धन मांगोगे मैं आपको उतना दे दूंगा। हलवाई ने कहा, मैं 1000 असरफियां लूंगा। मंत्री ने कहा, मैं आपको 1000 असरफियां दे दूंगा, आप मेरे बेटे को अजूबा का तमाशा सिखा दें। हलवाई ने कहा, लेकिन एक बात है, यह कला सीखना कोई आसान बात नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है, यह बहुत ही खतरनाक काम है। आप इस बात पर तैयार हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यह बात सुनकर मंत्री घबरा गए, क्योंकि जब जान जा सकती है तो एक पिता के लिए अपने बेटे को जान जोखिम में डालना थोड़ा निराशजनक होता है। तब वे कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं ऐसा तमाशा तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मंत्री के ऐसा कहते ही विक्रम तड़प उठा और कहने लगा, नहीं नहीं पिताजी, चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं यह विद्या जरूर सीखूंगा। मंत्री ने हलवाई को अब 1000 असरफियां दे दी। मंत्री ने हलवाई से पूछा, आप यह विद्या कितने दिनों में सिखाओगे? हलवाई ने कहा कि 1 महीने में। मंत्री ने अपने बेटे से कहा कि ठीक है बेटा, 1 महीने के बाद मैं तुझे यहीं से इसी जगह इसी पेड़ के नीचे मिलने आऊंगा। इतना कहकर मंत्री वहां से रवाना हो गया और हलवाई विक्रम को अपने साथ लेकर चला गया। हलवाई की एक बेटी थी जिसका नाम माया था। वह अपने मोहल्ले के 5-6 बच्चों के साथ गंगा जमुना का खेल खेल रही थी। जमीन पर लाइन खींचकर बड़े बड़े खाने बनाए थे। खाने बने थे, बड़े जोरों से खेल चल रहा था। तभी बेईमानी हो गई और झगड़ा हो गया। एक लड़का था जिसका नाम नीटू था। माया ने उसका कान खींचते हुए कहा कि नीटू, तू पक्का बेईमान है तो तू 8 वर्ष का, पर देखो कितनी शैतानी करता है, बिल्कुल शैतानियों का पुतला है, हमेशा यही सारा खेल बिगाड़ता है। माया 18-19 वर्ष की लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। बाप ने ही उसको पाला था। उसका बाप, जिसका नाम हरिचरण था, लेकिन सब लोग उसके व्यवसाय के कारण उसे हलवाई ही कहते थे। उसका न किसी से उसके नाम से कोई नहीं लेता था, सब उसे हलवाई ही की बेटी कहते थे। यूं तो काम है हलवाई का करता था, पर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता। मसान साधना, मरघट की खाक छानता, आधी आधी रात तक वह बाहर ऐसे ही घूमता फिरता रहता। उसका बड़ा ही रहस्यमयी व्यक्तित्व था। मोहल्ले के लोग अंदर ही अंदर उससे भय खाते थे। कोई बात हो जाने पर कोई भी उससे लड़ता झगड़ता नहीं था। अंदर से सब उससे डरते थे। और तरह तरह की उसने मंत्र विद्या सीखी हुई थी। वह मंत्र विद्या में पारंगत था। कोई ना कोई उससे मिलने आता रहता था। फिर तंत्र मंत्र सीखने आने वाले लोग माया जो अकेली घर में क्या करती, इसलिए वह मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलती थी। मोहल्ले की स्त्रियां इतनी बड़ी लड़की को घर के कामकाज में लगा देखने की आदी होती हैं। वे इतने छोटे छोटे बच्चों में इतनी बड़ी लड़की को खेलते हुए देखकर उसकी हंसी उड़ाया करती थी, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। वह इतनी बड़ी हो चुकी थी, पर उसको कोई टोकने वाला नहीं था, इसलिए उसका बचपन अभी भी गया नहीं था। इसलिए वह जवानी की दहलीज पर आ चुकी थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी बचपना था। अब वह जो लड़की अपने पिता के साथ किसी दूसरे लड़के को आता देखकर बड़ी हैरान हो गई कि आज यह
सुंदर से घोड़े पर सवार राजकुमार कौन आ रहा है। उसने अपने मन में ऐसे ही राजकुमार की तस्वीर बना रखी थी। उसे याद करके वह मुस्कुरा उठी। ऐसे समय में उसके छोटे छोटे साथी जो उसके साथ खेल रहे थे हैरान होकर एक दूसरे से कहते, अरे देखो दीदी को क्या हो गया है। वह कल्पना की दुनिया से निकालकर जब वास्तविकता की धरती पर आई तो उन छोटे छोटे बच्चों को झिड़क दिया और कहकर उन्हें भगा दिया। उसका बापू इन बातों से कोई मतलब नहीं रखता था। वह तो अपनी मायावी दुनिया में काम धंधे से उसे फुर्सत ही कहाँ थी। जो देखता कि उसके अलावा उसकी छोटी सी दुनिया में उसकी एक लड़की भी है, जो बड़े लाड दुलार से उसे अपने आसपास बिठाकर उसने अब तक तंत्र मंत्र की जो सारी विद्याएं थी अपनी बेटी को बचपन से लेकर अब तक उसने अपनी सारी विद्याएं अपनी बेटी को सिखा दी थी। खेल में इतनी बेईमानी थोड़ी ही होती है। खेल खत्म। माया का मन अब खेल से उचट गया था। दोपहर ढल चुकी थी। माया ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि उसका बापू आ गया है और बापू के साथ में घोड़े की रास थामे वो एक लड़का जो चला आ रहा है। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। वह उसको एक टक निहारने लगी। माया हलवाई ने जोर से आवाज लगाई तो उसको देख रही थी जो उस राजकुमार को, तो एकदम से उसका ध्यान भंग हो गया। हलवाई कहने लगा, माया यह 1 महीने तक यहीं रहेगा। माया के कानों में जैसे किसी ने शहद घोल दिया हो। वह खुशी से झूम उठी। उसने कहा, ठीक है बापू, और वह अंदर चली गई। विक्रम का चेहरा उसकी आंखों से हटता ही नहीं था। खाने पीने के बाद विक्रम जो था उसे हलवाई विक्रम को लेकर मकान के भीतर एक कोठरी में गया। उसमें विक्रम से हलवाई ने कहा, तुम्हें 1 महीने तक इसी कोठरी में रहना है। तुम इस कोठरी से बाहर नहीं निकलोगे। चाहे तुम्हें तूफान के गरजने की आवाज सुनाई दे, चाहे बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें इससे बाहर नहीं आना है। दिन के 4 घंटे तक मैं साधना करता हूँ। वह समय बहुत भयानक गुजरने वाला है। ऐसा कहकर वह कोठरी से बाहर निकल गया और बाहर से आकर उसने सांकल भी लगा दी। अपने आप वहीं कोठरी के बाहर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। उस छोटी सी अंधेरी कोठरी में वह बाहर से भी बंद था। उसका जी घबराने लगा। उसने कोठरी को चारों तरफ मुआयना किया तो वहां अजीब सी सीलन भरी बदबू फैली थी। उसने छत की तरफ देखा। लकड़ी की मोटी मोटी सहतीरों से छत बनी हुई थी। चारों ओर दीवारों पर खून के छींटे थे। इस भयानक वातावरण में और इस अजीब परिस्थिति में वह अपने आप को खतरे में फंसा महसूस कर रहा था। हलवाई बाहर साधना करने लगा। वह बाहर बैठे बैठे जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। तभी विक्रम ने देखा कि छत दरक रही है। छत से एक सहतीर धम की आवाज के साथ गिरी। विक्रम कूदकर दूर हट गया। अगर वह जरा भी असावधान होता तो वह उसके नीचे दब जाता। लेकिन उसे आश्चर्य तब हुआ। उसने देखा सहतीर वापस अपनी जगह पर चली गई। जहां वह खड़ा था ठीक उसके सिर के ऊपर की छत से सहतीर गिरी। विक्रम की छठी इंद्री ने उसे खतरे से आगाह कर दिया था और वह छिटक कर एकदम से दूर हो गया। वह सहतीर फिर वापस अपनी जगह पर चली गई। यह सिलसिला बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। विक्रम को अपनी आंखों के सम्मुख काल तांडव करता हुआ दिखाई देने लगा। उसने अंतिम बार अपने माता पिता और राजकुमारी को याद किया। उसकी आंखों के समक्ष राजकुमारी का चेहरा नाच उठा। वह अपने अंतिम समय में अपने भगवान को याद करने लगा। तभी बहुत धीरे से पूरब की तरफ की दीवार पर लगी एक तस्वीर हिली और उसमें से बड़ी मधुर आवाज गूंजी, ए सुनो, इधर आओ। विक्रम बहुत घबराया हुआ था। जीवन मृत्यु की भयानक लुका छिपी में फंसे विक्रम ने यह मधुर आवाज सुनी तो उसने हिलती हुई तस्वीर की तरफ देखा और बड़े आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन साथ ही उसे अपने जीवन के बचाने की आशा भी नजर आती हुई दिखाई दी। क्या कर रहे हो, जल्दी करो वरना मारे जाओगे। आश्चर्य, महान आश्चर्य। उसने देखा तस्वीर हट गई और उसके पीछे एक खिड़की थी।
जो कोठड़ी से दूसरे कमरे में जाने के लिए बनाई गई थी। खिड़की से चांद की तरह सुंदर एक चेहरा चमक रहा था। उस रूपवती लड़की की सुंदरता से वह आश्चर्य में ठगा सा रह गया और सोचने लगा, अचानक वह कहां से प्रकट हो गई है। क्या कर रहे हो? लड़की ने कहा, जल्दी आओ। और कोयल जैसी आवाज, उसकी बहुत ही मीठी आवाज थी। वह सोचने का उसे मौका नहीं था। वह बहुत ही फुर्ती से खिड़की से कूदकर जिस कमरे में पहुंचा, वह बहुत साफ सुथरा, हवादार और बहुत सुंदर कमरा था। वह लड़की ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और वह तस्वीर ज्यों की त्यों लगा दी। यह उस हलवाई की बेटी माया का कमरा था। हलवाई तो शायद ही कभी इधर आता हो। विक्रम को आश्चर्य में पड़ा देखकर वह लड़की बोली, मेरा बापू अपनी विद्या किसी को नहीं सिखाता, केवल उनके धन का हरण कर लेता है और उनकी जान ले लेता है। देखते नहीं, दीवारों पर चारों तरफ खून ही खून लगा हुआ है। उसके सौंदर्य ऐसे इस जघन्य कर्म का तालमेल बैठाने में अपने आप को असमर्थ पाकर अपने जीवन रक्षिका से ही वह पूछ बैठा, क्या तुम भी इन हत्याओं में मिली हुई हो अपने पिता के साथ, इतनी सुंदर और कर्म हत्यारों को जैसे? माया को अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर तो खिल उठी, लेकिन हत्यारी शब्द सुनकर वह उदास हो गई। उसकी दुखती रग पर जैसे किसी ने उंगली रख दी। विक्रम ने कहा, माया तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे कर्म कैसे हैं? माया की सुंदर आंखों से आंसू भर आए। अत्यंत उदास स्वर में वह कहने लगी कि मेरा है ही कौन, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़कर चली गई। बापू अपने काम में लगा रहता है, मेरे लिए उसके पास समय नहीं है। फिर उसके तंत्र मंत्र से सब डरते हैं, इसलिए मेरे साथ किसी को, कोई भी अपनी लड़की को उसके घर वाले आने नहीं देते। कोई मेरी सहेली भी नहीं है, इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना समय पास करती हूँ, खेलती हूँ। फिर सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। बापू जो भी करते हैं वह मुझे कतई अच्छा नहीं लगता, मगर मैं क्या करूं, मेरा कोई उस पर जोर थोड़ा ही ना है। शुरू में मैं उसे मना करती थी तो वह मेरी पिटाई लगा देते थे। विक्रम को सच्चाई जानकर अपनी बात पर दुख हुआ। उसने कहा, मुझे नहीं पता था, तुम मुझे माफ कर दो, तुमने तो मेरा जीवन बचाया है। आंसू पहुंचकर वह लड़की मुस्कुरा उठी और कहने लगी, तुम यहाँ मरने क्यों आए हो? तब विक्रम ने कहा, प्रेम के कारण। प्रेम के कारण? माया ने आश्चर्य से पूछा, भला प्रेम के कारण कोई मरने आता है? तब विक्रम ने कहा कि हाँ, मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ और राजा ने शर्त रखी है कि अगर मैं अजूबा का तमाशा उन्हें दिखाऊंगा तभी वह राजकुमारी से मेरा विवाह करेंगे। यह सुनकर माया के चेहरे का रंग उड़ गया। माया ने कहा, बापू तो तुम्हें अजूबा का तमाशा कभी नहीं सिखाएंगे, वह तो तुम्हारी जान ले लेगा, लेकिन मैं तुम्हें अजूबा का तमाशा सिखा दूंगी। तुम मुझे सिखा दोगी? तुम्हें यह विद्या आती है? विक्रम ने बहुत ही हैरान होते हुए पूछा। तब माया ने कहा कि आती है, यही तो बचपन से अब तक मैंने सीखा है बापू से। माया ने अपनी सारी बात विक्रम को बता दी। जब बापू को पता चलेगा कि मैंने तुम्हें यह विद्या सिखा दी है तो वह मुझे मार डालेगा, क्योंकि यह विद्या मेरे और मेरे पिता के अलावा किसी और को नहीं आती है। और अगर तुम सीख गए तो वह जान जाएगा कि यह विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है। दूसरी बात यह है कि जैसे तुम अपने प्रेम के लिए सीख रहे हो, वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, और इसी शर्त पर मैं तुम्हें यह विद्या सिखाऊंगी कि तुम मुझसे विवाह कर लोगे। अब विक्रम के सामने कोई और रास्ता नहीं था। यदि वह मना करता तो विद्या नहीं सिखाएगी, और यदि वह हाँ करता है तो उसे विवाह करना होगा। इन दो रास्तों में उसे दूसरा ही रास्ता सही लगा। उसने उसे वचन दे दिया, यदि वह विद्या सीख जाएगा तो वह उससे विवाह करेगा। जितनी देर तक हलवाई बाहर तंत्र मंत्र करता, उतनी देर तक माया उसे विक्रम को अजूबा का तमाशा सिखाती, फिर उसके साथ चौपड़ खेलती, मीठी मीठी बातें करती। अब उसकी रूखी सूखी नीरस बेरंग जिंदगी बहुत सुंदर बन चुकी थी। वह विक्रम के साथ काफी समय बिताती। अब धीरे धीरे 1 महीना बीत गया।
अंतिम दिन माया ने विक्रम को फिर उसी कोठड़ी में उतार दिया। हलवाई ने कोठड़ी का दरवाजा खोला और उसे सही सलामत देखकर वह क्रोधित हो उठा। उसकी त्योरियां चढ़ गईं। लेकिन अब क्या हो सकता था, तीर तो कमान से निकल चुका था। हलवाई विक्रम को साथ लेकर जाने लगा। विक्रम घर के बाहर आया तो माया उसे बाहर तक छोड़ने आई और धीरे से अपना वादा याद दिलाया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ठीक 1 महीने के बाद हलवाई उसी जगह उसी पेड़ के नीचे मंत्री जी, जो राजा का मंत्री था और विक्रम का पिता था, वहां पहले से ही मौजूद था, क्योंकि वह अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और हलवाई को धन्यवाद दिया। हलवाई वहां से चला गया। विक्रम का पिता विक्रम से बोला, एक अरसा हो गया घर छोड़े हुए तुम्हें, अब तो तुम्हें बहुत याद आती होगी। विक्रम ने कहा, हाँ पिताजी, एक अरसा हो गया है, मुझे घर की बहुत याद आ रही है, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। मंत्री जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने कहा, बेटा, इतना धन खर्च किया है, तुमने जो विद्या सीखी है कुछ हमें भी दिखाओ। तुम्हें विद्या सिखाने में जितना खर्च हुआ है वह अजूबा की विद्या से हम उतना कमा लें। विक्रम बोला, पिताजी, इस विद्या का बेवजह प्रदर्शन और दुरुपयोग करना खतरनाक साबित हो सकता है, मेरा जीवन संकट में पड़ सकता है। लेकिन मंत्री जी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और कहा, नहीं बेटा, एक बार तो मुझे उस विद्या को दिखाइए, जितना धन हमारा खर्च हुआ है उतना धन तो हमें कमा लेने दो। विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक कटार का रूप धारण कर लूंगा, आप उस कटार को बाजार में जाकर बेच देना। इतना कहकर उसने मन ही मन मंत्र पढ़े और 2-3 फिरकियां लगाई और अब वहां एक सुंदर रतन हीरों से जड़ी चमचमाती बहुमूल्य कटार पड़ी हुई थी। मंत्री ने उस सुंदर चमचमाती बहुमूल्य कटार को देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें हीरे जगमगा रहे थे, रत्नों की इंद्रधनुषी छटा अपना रंग बिखेर रही थी। यह कटार लेकर मंत्री बाजार में पहुंचा। अनेक धनी व्यक्ति उस कटार को खरीदने टूट पड़े। अब वहां बोलियां लग रही थी, हर कोई उस कटार को खरीदना चाहता था। रईस व्यक्ति अपनी शान बढ़ाने के लिए लेना चाहते थे। तभी एक जागीरदार ने 10,000 असरफियों में सबसे ऊंची बोली लगाकर उस कटार को खरीद लिया। अब उस कटार को हर समय वह जागीरदार अपने साथ रखता। जरा सा भी अवसर नहीं मिलता कि वह कटार अपने वास्तविक रूप में वापस आ सके। जागीरदार ने विशेष रूप से 2 नौकर उसकी देखभाल के लिए रख लिए, जो उसके सो जाने पर उस कटार की चौकसी करते थे। जिस प्रकार से बाजार में उस कटार पर भीड़ टूट पड़ी थी और उसके हाथ मार ले जाने पर अन्य व्यक्ति उसने उसे धमकाया था, उसे उसके मन में भय बैठ गया कि कोई मेरी कटार को चुरा ना ले जाए। अब उस कटार को प्राणों की तरह वह संभाल कर रखता था कि उसे कोई चोरी ना कर ले। इधर उसकी चौकसी से विक्रम की जान पर बन आई। आधी रात का समय था। जागीरदार घोड़े बेचकर सो रहा था। उसके खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। मेज पर रखी कटार थी, उससे प्रकाश की किरणें फूट रही थी। पहरेदार इस बेजान चीज की पहरेदारी और जागीरदार की सनक से उब चुके थे। एक ने तंबाकू निकाला और हाथ पर रखकर मली और फिर दूसरे को भी दी। एक ने कहा, भाई, एक बात समझ में नहीं आती, आखिर यह कटार के लिए इतना व्याकुल क्यों है? दूसरा बोला, भाई, बड़े लोगों की बातें बड़े ही जाने, हमें क्या। उजियाली रात फैली हुई थी। बोला, चलो थोड़ी देर बाहर की भी हवा ले लें, तब तक इसको कौन खा जाएगा। आकाश में पूर्णिमा का चांद पूरी तरह से चमक रहा था। दोनों पहरेदार उस सुखद मन भावन विश्राम स्थल पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए। अपने सुख दुख की और जागीरदार के अत्याचार के स्वभाव की बातें आपस में करने लगे। पहला नौकर, अब इसकी ताबेदारी करना मुश्किल लग रहा है, मैं तो कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूंगा। दूसरा नौकर कहने लगा, हाँ भाई, मगर यह जाने दे तब ना,
यह फटकारता भी और साथ में हाथ भी छोड़ता है, मारता भी है। भला बताओ, हम काम के पैसे लेते हैं, कोई भीख थोड़ी ही मांगते हैं, फिर मार क्यों खाएं? पहला नौकर, भाई कल रसोइये से थोड़ा सा तेल फैल जाने पर इसने उसको बहुत मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। दोनों नौकर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। सभी दो अलग नौकरी छोड़कर जाने का मन बना रहे थे। तभी विक्रम को मौका मिल गया और उसने जो है अपना रूप बदल लिया। इधर नौकर अपनी बातों में व्यस्त थे, उधर कटार धीरे धीरे खिसकी और एक दो फिरकियां खाई। अब वह कटार एक ही जगह एक अजीबो गरीब इंसान खड़ा था। सिर पे पैर तक चमकदार नीले रंग की पोशाक थी, लोहे का टोप सिर पर लगाए वह कंधे पर पंख थे और अकड़ती हुई चाल से बाहर आया। पहरेदार उसे देखकर डर गए, उनकी घिघी बंद गई। तभी पहरेदारों की आंखें फटी की फटी रह गई। वह जीता जागता अजूबा देख रहे थे कि उस इंसान ने हवा के ऊपर की ओर छलांग लगाई और वह आकाश में उड़ चला। पहरेदार हैरान रह गए, वे खड़े के खड़े देखते रह गए। अपने जीवन में उन्होंने ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा था। सुबह जब जागीरदार सोकर उठा तो उसने देखा कि कटार गायब है। यह देखकर वह सन्न रह गया। वह बड़ी बेचैनी से उधर उधर कटार को ढूंढने लगा, मगर उसे कटार कहीं नहीं दिखाई दी। अब उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया, नौकरों को आवाज देने लगा, सभी लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया, उन्हें एक लाइन में लगा दिया और सबको फटकारता हुआ कहने लगा, बताओ किसने मेरी कटार को लिया है? अब कोई कुछ नहीं बोला। सारे पहरेदार एक साथ कहने लगे कि रात को एक अजीबो गरीब आदमी आपके कमरे से निकला और ऊपर हवा में उड़ गया। जरूर वही आपकी कटार लेकर गया होगा। ऐसी अनहोनी बात सुनकर जागीरदार का पारा और हाई हो गया। एक तो हमारी कटार गायब कर दी और ऊपर से ये मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो। जरूर तुम सब मिल गए हो और सो गए होगे। जो बाजार से हमें लोग धमकियां दे रहे थे, जरूर उन्हीं ने किसी ने मेरी कटार को चुरा लिया है। तुम सब कमीनों की मैं छुट्टी करता हूँ। हमें ऐसे नमक हराम नौकर नहीं चाहिए। अब मैं नए नौकर भर्ती करूंगा जो वफादार हों। ऐसा कहकर उसने कोड़े से सारे नौकरों की कसकर पिटाई लगाई और उनकी छुट्टी भी कर दी। सभी नौकर पिटाई होने पर भी मन ही मन खुश थे कि चलो वहां से हमें मुक्ति मिल गई। इधर वह अजीब व गरीब इंसान फिर से उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां मंत्री जी ने विक्रम को छोड़ा था। मंत्री जी तो वहीं डेरा जमाए हुए बैठे थे और विक्रम का इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने 2-3 फिरकियां खाई और फिर से विक्रम बन गया। मंत्री जी से बोला, पिताजी चलिए अब घर चलिए, आपको 1000 की जगह 10,000 सरफियां मिल गई हैं, अब घर चलते। लेकिन कहा गया है ना कि एक बार जिसे लालच लग जाए तो वह उसमें फंसता चला जाता है। यही हाल मंत्री जी का हुआ। एकाएक इतनी रकम मिल जाने से उसका लोभ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वह हट पर उतर आया कि नहीं बेटा, एक बार थोड़ी सी कमाई और कर लो। विक्रम उसके लालच को देखकर बहुत हैरान था कि बड़ी मुश्किल से तो अपनी जान बचाई और वहां से निकल कर आया हूँ, और अब नहीं पिताजी। मंत्री ने कहा, बेटा बस एक बार मेरी बात मान लो। विक्रम को अपने पिता की धन की लालसा पर बहुत दुख हुआ और यह सोचकर अफसोस भी हुआ कि उन्हें अपने बेटे की जान के आगे धन ज्यादा प्यारा लगने लगा है। उसने कहा, ठीक है पिताजी, अब मैं एक ऊंट का रूप धारण करता हूँ और आप मुझे ले जाकर बाजार में बेच दीजिएगा। लेकिन याद रहे, यह अंतिम अवसर है, मैं अपनी जान से भी हाथ धो सकता हूँ। इतना कहकर उसने मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े और 2-3 फिरकियां खाई। अब वहां पर एक उत्तम नस्ल का एक अत्यंत ही हष्ट पुष्ट ऊंट खड़ा था। मन ही मन में हर्षित होते हुए मंत्री जी उसे लेकर बाजार में चल पड़े। बाजार में बहुत ही भीड़ भाड़ थी। जैसे ही मंत्री जी उस ऊंट को लेकर बाजार में पहुंचे, ऐसे ही अद्भुत नस्ल के ऊंट को देखकर सभी की निगाह उस पर लग गई। खरीदार मधुमक्खियों की तरह उनके आसपास इकट्ठा होने लगे। फिर वही बात हुई, उसके दाम एक से बढ़कर एक लगने लगे। उसी समय वही जागीरदार
जो जागीरदार था वह भी बाजार में आया और उसने सोचा मुझे ऐसी दूसरी कटार मिल जाए। लेकिन जब उसने मंत्री को देखा तो उसने पहचान लिया और वह बहुत प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, क्या आप मुझे ऐसी ही कटार और लाकर दे सकते हैं? मंत्री ने कहा कि अब तो मेरे पास कोई कटार नहीं है, मगर यह ऊंट मेरे पास है। अगर आप चाहो तो यह ऊंट ले लो। वह उस ऊंट को देखकर कटार को भूल गया। वह अब उस ऊंट पर रीझ गया था। ऐसा ऊंट सभी की निगाहों में चढ़ा हुआ था, लेकिन कीमत भी तो एक हद तक दी जा सकती थी। सनक की हद तक जाने वाला वही जागीरदार ही था। उसका नाम चमकना चाहिए कि जागीरदार के पास बहुत ही अद्भुत चीजें हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, चाहे कितनी ही बोली लग जाए। मंत्री भी एक चतुर खिलाड़ी बन चुका था। सामने वाला क्या सोच रहा है फौरन ही जान लेता था। उसी के अनुसार अपनी योजना बनाते हुए उसने दाम खूब बढ़ा चढ़ाकर बताए। खरीदारों ने भी बढ़ चढ़कर बोलियां लगाईं और जागीरदार, जो कि अपनी शान बनाने में लगा हुआ था, उसने 10,000 असरफियों में वह ऊंट खरीद लिया और ऊंट लेकर वह चल दिया। अभी वह बाजार से निकला ही था कि वही हलवाई, जो कि तांत्रिक था, उसने उसे देखा। हलवाई बाजार में आ रहा था। जैसे ही हलवाई ने ऊंट को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी तांत्रिक दृष्टि ने विक्रम की तस्वीर को पहचान लिया कि यह विक्रम है। तांत्रिक की आंखों में ऊंट के रूप में विक्रम को देख लिया और वह सहम उठा। हलवाई ने डपटते हुए कहा, यह ऊंट कहाँ से लाए हो? यह तो मेरा है। जागीरदार भी कम हैकड़ी वाला नहीं था। उसका हाथ खुला हुआ था। नौकरों की पिटाई लगाते लगाते वह बिगड़ गया था। तुरंत ही लड़ाई की मुद्रा में आ गया और एक गंभीर और गंदी सी गाली देकर छाती ठोककर बोला, मैं जागीरदार हूँ। जागीरदार किसी में इतनी दम नहीं कि मुझसे ज्यादा रकम देकर यह ऊंट खरीद सके। 10,000 असरफी देकर मैंने इस ऊंट को लेकर जा रहा हूँ और तू कहता कि यह ऊंट तेरा है? तेरी चमगादड़ जैसी शकल बता रही है कि तूने सपने में भी ऐसा ऊंट नहीं देखा होगा। पता है, इससे पहले मैंने 10,000 असरफियों की कटार खरीदी थी। हलवाई चौंक कर बोला, 10,000 असरफियों की कैसी कटार होती है? तुम झूठ बोल रहे हो। अब वह जागीरदार और भन्नाते हुए उसने बताया कि वह हीरो से जड़ी हुई थी। हलवाई उसे उकसाते हुए बोला, तो फिर कहाँ है वह? मुझे भी दिखाओ। हो ही नहीं सकती तुम्हारे पास। जागीरदार ने कहा कि वह तो चोरी हो गई है और बाहें चढ़ाते हुए बोला, मुझ पर शक करता है? मुझ पर? जानकारी तो हलवाई को मिल गई थी। अब उसने देखा कि यह तो पासा उल्टा पड़ गया। उस पागल की कोई बड़ी बात नहीं कि कम मार बैठे। मामला भागकर उसने तुरंत पलटी मार दी और मीठे मीठी बातों में कहने लगा, भाई नाराज क्यों होते हो? बिल्कुल ऐसा ही ऊंट मेरे भी पास था। मुझे थोड़ा सा भ्रम हो गया। चलो छोड़ो भाई, मुझे माफ कर दो। मैं भी मूर्ख हूँ जो जागीरदार को नहीं पहचान पाया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो आपको साधारण इंसान समझ बैठा। आपका नाम तो दूर दूर तक फैला है। भला कौन नहीं जानता, मैंने तो खुद आपकी कीर्ति के गीत सुने हैं। जबकि हलवाई ने अभी अभी जागीरदार की बातों से ही जाना था कि वह जागीरदार है। जागीरदार के उपनते क्रोध पर हलवाई ने ठंडे पानी के छींटे मार दिए। उससे उसके अहम को तृष्टि मिल गई, संतुष्टि मिल गई, बल्कि वह तो गदगद हो गया अपनी बड़ाई सुनकर। उसके मन में हलवाई के प्रति भाईचारे की भावना जागृत हो उठी और मन ही मन हलवाई के लिए ममता और प्यार का सागर हिलोरे मारने लगा। कहते हैं ना, अति सव्रत वर्जते। कहाँ तो वह मार पिटाई करने को तैयार था और कहाँ यह रूप। तभी वह सनकी था। लोग उसे सनकी कहते थे। तुरंत ही किसी की भावना की चोटी पर पहुंच जाता और तुरंत ही उसको मारने के लिए ललायित हो जाता। कब उसका मूड बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता था। हलवाई अपने कल्पित ऊंट को याद करके रोने लगा। कहने लगा, वह ऊंट मुझे बहुत प्यारा था। उसके दुख से जागीरदार की आंखें भर आईं। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई रो मत। तुम यह ऊंट मुझसे ले लो। मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। मैं दूसरा ले लूंगा। यह व्यक्ति तो ऐसी अद्भुत चीजें लेकर आता है। हलवाई ने पूछा, वह व्यक्ति देखने में कैसा है जिसने तुमसे ऊंट लिया है? तुमने जिससे ऊंट लिया है?
वो हुलिया जागीरदार ने बता दिया। वह हलवाई तुरंत पहचान गया और मन ही मन कह उठा, कमबख्त मंत्री और विक्रम, तुम दोनों ने इस विद्या को व्यापार बना लिया, अब तुम देखना इसका अंजाम। हलवाई ने कहा, भाई मैं तुम्हें 11,000 सरफियां दूंगा, चलो मेरे साथ मेरे घर, पर यह ऊंट मुझे दे दो, तुम दूसरा ले लेना। जागीरदार और हलवाई का यह सौदा सुनकर ऊंट बना विक्रम कांप उठा कि अब तो कसाई के हत्थे फिर चढ़ गया। हलवाई ऊंट को लेकर घर आया और उसे बांध दिया और अपने आप जागीरदार को सर्फी देने चला गया। उसी समय हलवाई की जो बेटी माया थी, उसने ऊंट को देखा और उसकी आंखों के सामने विक्रम दिखाई दिया। वह बुरी तरह घबरा गई कि यह क्यों फिर से यहाँ मरने के लिए आ गया। उसने चोर नजरों से इधर उधर देखा और अपने छोटे से दोस्त नीटू को बुलाया। उसके हाथ में कुछ रुपए रखते हुए बोली, तुम सभी बच्चे इस ऊंट को खोलकर उस तालाब के पार कराओ, इतने रुपए की जो भी चीज हो तुम लेकर खा लेना। बच्चों को तो उनकी पसंद का काम मिल गया था। वे ऊंट को खोलकर भगाने लगे। ऊंट भी सरपट भागता हुआ जा रहा था। माया अंदर भागी कि हलवाई को बातों में उलझा कर रखेगी। हलवाई ने जागीरदार को सरफियां देकर विदा किया। तभी उसने देखा ऊंट गायब है। वह चिल्लाया, माया माया, यह यहाँ ऊंट बंधा हुआ था, कहाँ गया? क्या तुमने देखा है? माया बोली, बापू मैंने नहीं देखा। फिर वह बोली, बापू अभी आए हो, पानी पी लो, खाना खा लो। ऐसा कहकर वह हलवाई को रोकने के लिए आगे खड़ी हो गई। हलवाई ने अपनी बेटी को तेजी से धक्का दिया और वह बड़ी तेजी से भागा। उसे बड़ी दूर ऊंट भागता हुआ दिखाई दिया। हलवाई ऊंट से ज्यादा तेज भाग रहा था। उनमें फासला कम होने लगा। माया भी पीछे पीछे भागती हुई आई थी और वह दिल थाम कर देखने लगी कि फासला खत्म होता जा रहा है और हलवाई ऊंट को पकड़ने ही वाला था कि ऊंट उस तालाब में घुस गया। उसके पीछे पीछे हलवाई भी तालाब में घुस गया। जैसे ही पीछा छूटते न देखते हुए ऊंट ने कि अब तो यह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, वहीं गिरकर 2-3 पलटियां खाई और वह मछली बनकर तालाब में गायब हो गया। तो जो हलवाई था उसने भी 2-3 पलटियां खाई और वह बगुला बनकर ढूंढ ढूंढ कर गपा गप मछलियां निगलने लगा। शीघ्र ही उसने तालाब से मछलियां लगभग खत्म सी कर दी। अब 1-2 मछलियां रह गई थी। वह उन्हीं को ढूंढ रहा था। जैसे ही मछली बने विक्रम का नंबर आया तो उसने मछली एकाएक हवा में उछली और 2-3 पलटियां खाई और कबूतर बनकर आकाश में उड़ गया। जैसे ही बगुले ने देखा कि जो विक्रम है वह कबूतर बनकर आकाश में उड़ गया है, तो उसने भी 2-3 पलटियां खाई और कबूतर के पीछे जो वो बाज बनकर उड़ गया। अब कबूतर बना विक्रम आगे आगे उड़ रहा था और बाज बना हलवाई उसके पीछे पीछे उड़ रहा। कबूतर अपनी पूरी शक्ति से उड़ रहा था। अब तो उसकी जान पर बनी हुई थी। पीछे बाज मौत की तरह लगा उड़ता चला जा रहा था। दोनों ही में पूरा जोश था। एक तरफ अपनी जान बचाने की जी तोड़ कोशिश थी तो दूसरी तरफ उसे दंड देने की प्रबल इच्छा थी। कबूतर घंटों उड़ा पर उसे कहीं बचने का उपाय नहीं मिल रहा था। खूनी जंग शुरू हो गई। कबूतर पर बाज भारी था और होगा भी क्यों नहीं। गुरु अपनी सब कलाएं सिखा दे तब भी एक आध तो रह ही जाती है और हलवाई तो गुरु घंटाल था। अब कबूतर थकने लगा था। उसके चारों ओर असीम नीला गगन था। जरा सा भी बिंदु छिपने वाला नहीं उसको मिला। उसकी शक्ति छिन्न होती जा रही थी। अब कबूतर में दम नहीं बचा था। वह बहुत थक भी चुका था। वह किसी भी क्षण बाज उसको अपना ग्रास बना सकता था। अपने जीवन का अंतिम समय जानकर कबूतर विक्रम ने अपने जन्म स्थान जो कि उसके राज्य कांची नगर की तरफ उड़ा जा रहा था। वह कांची नगर के आकाश में था। उड़ते उड़ते उसने राजा के महल की तरफ न जाने किस उम्मीद से दृष्टि डाली। शायद अंतिम समय में वह अपनी राजकुमारी को देखना चाहता था। वह तो नहीं मिली पर शायद उसके प्रेम की ताकत उसके प्राणों की रक्षा का मार्ग तलाश कर ले आई। उसी का संपर्क सूत्र शायद उसे बचाने को तैयार था। कबूतर लगातार महल के चक्कर काट रहा था। उसके पीछे पीछे बाज भी लगा हुआ था। आज महाराज सूर्य प्रताप ने अपना दरबार खुले स्थान में बाग में लगवाया था।
सभी मंत्रीगण और दरबारीगण अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। पहरेदारों की कतारें पहरे दे रही थी। महाराज भी एक ऊंचे से सिंहासन पर विराजमान थे। पहरेदार फरियादों की जो फरियादिये थे उनकी अनुमति मिलने पर राजा के पास भेज रहे थे और राजा अपना न्याय कर रहे थे। महल का चक्कर काटते काटते कबूतर ने देखा कि नीचे महाराज सिंहासन पर हाथ धरे बैठे हैं। उड़ते हुए कबूतर ने हवा में कलाबाजी खाई और एक अनार बनकर सीधे महाराज के हाथों में आ गिरा। महाराज ने आश्चर्य से ऊपर देखा और फिर उस अनार को देखा और अचंभे में बोले, लगता है भगवान ने यह दिव्य फल मुझे प्रदान किया, तभी आकाश से आया है। बाज ने भी अपनी बाजी हाथ से जाते हुए देखा तो हवा में कलाबाजियां खाई और एक दीनहीन बूढ़े भिखारी के रूप में अपना रूप परिवर्तित कर लिया और वह पहरेदारों के पास जाकर महाराज से मिलने की अनुमति मांगने लगा। महाराज के पास जाकर उससे याचना की कि महाराज, आपकी दानशीलता के चर्चे मैंने बहुत सुने हैं कि आप बहुत दान करते हैं। क्या मैं जो मांगू आप मुझे देंगे? महाराज ने कहा, मांगो जो भी मांगना चाहते हो। भिखारी बोला, ऐसे नहीं, पहले आप वचन भर लो। महाराज को क्रोध आ गया कि अधना सा भिखारी मेरा विश्वास नहीं कर रहा। वे क्रोध में बोले, जा, मैंने वचन दिया, बोल क्या मांगता है। भिखारी ने कहा, महाराज मुझे वह अनार चाहिए जो आपके पास है। महाराज ने कहा, वह फल तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? यह दिव्य फल तो मुझे भगवान ने दिया है, उसकी जगह चाहे तुम 2-3 टोकरियां अनार और ले लो। भिखारी ने कहा, देना है तो मुझे वही अनार दीजिए बस, और कोई दूसरा नहीं। अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ा तो राजा ने कहा कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई मेरे दरबार से खाली हाथ जाए, आज यह कैसे हो सकता है? महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है, ये लो, ले जा सकते हो तुम। इस भिखारी की तरफ वह अनार उछाल दिया। जैसे ही भिखारी पलटा वैसे ही अनार अपने आप में उछला और छत से टकराया और नीचे जोर से गिरा। अनार फूट गया, उसके सब दाने बिखर गए। हलवाई ने तुरंत 2-3 फिरकियां लगाई और वह भी एक तीतर बन गया। तीतर बनकर बड़ी तेजी से अनार के दानों को चुन चुन कर खाने लगा। महाराज और सभी मंत्री दरबारीगण इस अजूबा को देखकर आश्चर्य से देख रहे थे कि यह क्या हो रहा है। तीतर ने सभी दाने चुन चुन कर खा लिए। अनार का एक दाने का जो टुकड़ा था वह राजा के सिंहासन के पाए के पीछे छिपा रह गया, जो कि तीतर नहीं देख पाया था। तभी वो टुकड़ा बहुत जोर से उछला और उसने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और बड़ी फुर्ती से झपट कर उस तीतर की गर्दन दबोच ली और 2-3 बार में ही झंझोड़ झंझोड़ कर उसे मार डाला। सबने बड़े आश्चर्य से देखा कि उस बिल्ली ने 2-3 पलटियां खाई और अब बिल्ली की जगह विक्रम खड़ा था। विक्रम ने राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह अजूबा का तमाशा मैंने आपको दिखाया, अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। ठीक उसी वक्त मंत्री भी हाँफते हाँफते वहां आ पहुंचा और कहने लगा, मेरा बेटा। इतना कहते कहते उसकी निगाह विक्रम पर पड़ी तो वह बहुत प्रसन्न हो गए। राजकुमारी से विक्रम का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। फिर शानो शौकत के साथ बारात सजाई और विक्रम की शादी माया से भी धूमधाम से हो गई, क्योंकि माया को भी विक्रम ने वचन दिया था और उसने बताया था कि माया ने ही उसके प्राण बचाए हैं और यह विद्या भी उसी ने सिखाई है। इसलिए राजकुमारी ने माया को अपनी बहन की तरह उसे मानकर दोनों जो सौत थी, दोनों बहन भरकर बड़े प्यार से रहने लगी। विक्रम ने भी शक्ति से कह दिया था कि अगर माया नहीं होती तो मेरा जीवन भी नहीं बचता। इसलिए विक्रम ने सबसे पहले अपना वचन पूरा किया और वह अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।